हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग बीकॉम सेमेस्टर 5 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपका एग्ज़ाम अप्रैल महीने में स्टार्ट हो रहा है विनोबा यूनिवर्सिटी में, तो आपके लिए बहुत ही काम का पेपर है ये। हम लोग आज लेकर आए हैं CMA जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसका मॉडल पेपर 1। कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग हर सब्जेक्ट का मॉडल पेपर लेकर आता है और उसमें से एक सीरीज़ है। हम लोग इससे पहले ऑडिट का मॉडल पेपर ला चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो पहले जाके ऑडिट का मॉडल पेपर देख लीजिए। आज CMA है और CMA के मॉडल पेपर में क्या रहता है कि पीछे 3-4 साल में जो इस यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछा गया है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। अब CMA का इससे पहले सिलेबस नहीं था, इसलिए बहुत कम क्वेश्चन इसका मिलेगा, 1 या 2 सेट मिलेगा। लेकिन इससे पहले जो इस यूनिवर्सिटी में पूछा गया था, जब भी ये कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाया जाता था, तब जो क्वेश्चन पूछा गया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको एक जगह कलेक्ट करके और आपके सामने उसका क्वेश्चन और आंसर लेकर आ रहे हैं और इसीलिए इसका नाम है मॉडल क्वेश्चन। तो मॉडल सेट हमारा 1 है, सेट 1 ऑडिट के लिए। अब यहाँ ध्यान ये देने की ज़रूरत है कि आपके पास जो पैटर्न एग्ज़ाम में क्वेश्चन का है वही सेम पैटर्न रहेगा। क्वेश्चन और आंसर दोनों आपको यहाँ मिलेंगे। अगर हमारे जो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के स्टूडेंट हैं, जो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग में पढ़ते हैं, उनको ये पूरा PDF एप्लीकेशन पे मिल जाएगा उनके क्लास में, बैच में, जिस बैच में जुड़े हैं उस बैच में। जो बच्चे कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग में लॉगिन नहीं हुए हैं, वो नहीं पढ़ रहे हैं, उनको बैच में नहीं मिलेगा। उनके लिए ये सारा PDF स्टडी मटेरियल में मिलेगा। करना क्या होगा, एप्लीकेशन कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का प्ले स्टोर में सर्च करके इंस्टॉल कर लेना होगा और वहाँ पे आपको बैच में सेमेस्टर 5 का मॉडल सेट 1, 2, 3 मिलेगा, ऑडिट का 1, 2, 3 मिलेगा, CMA का 1, 2, 3 मिलेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, तो वहाँ से आपको वो अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए देखिए, हम लोग CMA का जो सेट 1 है उसको हम लोग डिस्कस करें। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, आंसर आपके सामने हम लोग लिखेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राइट ट्रू और फॉल्स, सही या गलत है वो लिखना आपको। आप लोगों को एग्ज़ाम क्वेश्चन का पैटर्न तो मालूम है। पहला क्वेश्चन में 10 छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रू फॉल्स में, 10 का 10 जवाब देना है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन, तो 10 × 2 20। और उसके बाद हम लोगों को 7 क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें से केवल किसी भी 3 का आंसर आपको करना है। 7 क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें से किसी 3 का ही आंसर आपको करना है। तो पहला बोलता है कि कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इज़ इंक्लूडेड इन टेंडर। बोलता है कि डायरेक्ट मटेरियल जो है वो टेंडर में कहाँ इंक्लूड होता है, यानी प्रत्यक्ष सामग्री की लागत निविदा मूल्य में शामिल होती है। डायरेक्ट मटेरियल शामिल होता है या नहीं होता है, बोलता है यस, लागू होता है, शामिल होता है। बिना मटेरियल का टेंडर प्राइस कैसे निकालेंगे, बिना मटेरियल का टेंडर प्राइस आप नहीं निकाल सकते। आगे क्या लिखा है कि देयर इज़ नो इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन यूनिट इन टेंडर। टेंडर में, निविदा में उत्पादन इकाई का कोई महत्व नहीं है। ये भी फॉल्स है। महत्व है ना। अगर मान लीजिए आपके पास प्रोडक्शन यूनिट नहीं दिया रहेगा तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट कितना है। प्रोडक्शन यूनिट का मतलब है कि 4000 पीस बनाने का आपके पास दिया हुआ है और 400 पीस निकालना है टेंडर में, तो 4000 का इतना है तो 400 पीस का कितना, ये आपको यहीं से पता चलेगा। तो उसके लिए आपके पास यूनिट दिया हुआ होना चाहिए। अगर यूनिट नहीं दिया रहेगा तो इसका मतलब है कि आप टेंडर नहीं कैलकुलेट कर सकते। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर डायरेक्ट एक्सपेंसेज, ये फॉल्स है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेज नहीं है, ये ऑफिस का खर्च है, याद रखिएगा। कॉस्ट इज़ रिलेटेड टू इट्स काउज, लागत का संबंध उसके कारण से होता है, ये ट्रू है। जैसा कारण होगा वैसा लागत होगा, तो लागत का संबंध उसके कारण से होता है, ये क्या है, ट्रू है ये भी। अब देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ पे नहीं डाला हुआ है, E और F, ये है ही नहीं आप लोग के बुक में। जिस साल से ये क्वेश्चन उठाया गया उस साल में 2 क्वेश्चन ऐसा था जो कि कॉस्ट का नहीं था, मैनेजमेंट का था, इसलिए यहाँ छोड़ दिया गया है। तो हम आपसे पूछ लेते हैं कॉन्ट्रैक्टी, अच्छा ट्रू फॉल्स है ना, हम लोग ट्रू फॉल्स के जगह पे हम लोग एक बात लिख देते हैं, बताइए कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है। ट्रू फॉल्स के जगह पे हम मीनिंग पूछ लेते हैं, ठेकेदार कौन होता है। तो कॉन्ट्रैक्टर वह पर्सन होता है जो दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट लेता है। ठेकेदार वह पर्सन है जो दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट लेता है कि हम भाई आपका ठेका लेते हैं, हम काम करके आपको पूरा करके दे देंगे, आप हमको उसके बदले में पैसा दे दीजिए। एक और क्वेश्चन नीचे छूटा है कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पूछ लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऐसा प्राइस है जिसमें एक कॉन्ट्रैक्टर काम करने के लिए तैयार हो जाता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ठेका मूल्य ऐसा मूल्य है जिसमें एक ठेकेदार काम करने के लिए तैयार हो जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कोई दिक्कत है। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऐसा प्राइस है जिसमें एक ठेकेदार काम करने के लिए तैयार हो जाता है। मतलब ये आप बोल सकते हैं कि इट इज़ अ प्राइस
इट इज़ अ प्राइस विच इज़ एग्रीड विच इज़ एग्रीड बिटवीन कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टी। ऐसा मूल्य जो ठेकेदार और ठेकेदाता के बीच में तय होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है बिन कार्ड इज़ मेंटेन्ड बाय स्टोर कीपर। स्टोर कीपर बिन कार्ड मेंटेन करता है, तो ये ट्रू है। बिन कार्ड क्या होता है बताइए? अब बिन कार्ड का इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि अब कंप्यूटर अकाउंटिंग आ गया, तो कंप्यूटर में सारा स्टॉक रखा जाता है। पहले स्टॉक को मेंटेन करने के लिए जो स्टोर कीपर होता था, जिसको कोठारी बोलते हैं, गोदाम का मालिक, गोदाम का हेड, जो गोदाम का अकाउंटेंट होता था, वो बिन कार्ड का इस्तेमाल करता था। बिन कार्ड का मतलब है जहाँ मान लीजिए माल रखा हुआ है, ये लॉकर है, तो लॉकर में माल रखा हुआ तो उसके गेट पर चिपका रहता था कि अंदर में कौन सा माल कितना पीस है। जैसे मान लीजिए दवा ही रखा है, तो कोई मेडिसिन एम है, लिख दिया 40 पीस, मेडिसिन एफ है, लिख दिया 35 पीस, मेडिसिन बी है, बोल दिया कि सर 2 पीस है। अब बताइए हमको पूरा गेट खोल के अंदर पूरा चेक करने का ज़रूरत है? अंदर क्या माल रखा हुआ है पूरा खोलेंगे, सारा कार्टून उठा फेंकेंगे? कोई ज़रूरत नहीं है। बोलता है जहाँ पे माल रखा हुआ है ना, उस पूरा रैक में ये लगा हुआ है। अब मान लीजिए इससे 3 पीस निकाल लिया ये, तो यहाँ 3 पीस माइनस कर देगा। इससे क्या होगा कि जब कंप्यूटर नहीं होता था तो बाहर से देख के ही पता चल जाएगा कि नहीं, ये वाला मालिक पूछ रहा है एम वाला में दवा कितना बचा, बोला सर 37 पीस है, सब पता है, अंदर निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये नहीं बनाओगे तो क्या करोगे? पूरा कार्टून निकालो, चेक करो कितना पीस है। अब पता चले अचानक कस्टमर आया और शॉर्ट कर गया आपका मटेरियल, क्या है मटेरियल शॉर्ट कर गया, तो कोई हिसाब नहीं था। बताइए इसके पास शॉर्ट करेगा? ये रोज़ चेक करवाएगा बिन कार्ड, और जहाँ देखेगा कि शॉर्ट किया उसका ऑर्डर डिस्पैच करा देगा। तो पहले के समय में अपने स्टॉक को मेंटेन करने के लिए बिन कार्ड बनता था। बिन कार्ड ये पेपर वाला कार्ड होता है। अब बिन कार्ड का ज़रूरत नहीं पड़ता है क्योंकि अब हमारे यहाँ कंप्यूटर अकाउंटिंग हो गया, कंप्यूटर में ऑटोमेटिक सब कुछ शो कर देता है, इसलिए बिन कार्ड का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। आगे बोलता है आयकर की राशि को लागत खातों में सम्मिलित किया जाता है। इनकम टैक्स इज़ इंक्लूडेड इन कोस्ट अकाउंट। कोस्ट अकाउंट में इनकम टैक्स को शामिल किया जाता है, यह फॉल्स होगा। इनकम टैक्स कभी भी कोस्ट अकाउंट में शामिल नहीं होगा। आगे बोलता है कोटेशन प्राइस इज ऑल्सो नोन एज टेंडर प्राइस। टेंडर प्राइस और कोटेशन प्राइस एक ही है, बोलता है बिल्कुल ट्रू। दोनों सेम ही नाम ना है, आप या तो कोटेशन बोलिए या तो टेंडर बोलिए, यानी कोटेशन प्राइस और टेंडर प्राइस सेम है। टेंडर प्राइस इज ऑल्सो नोन एज फ्यूचर प्राइस, ये भी ट्रू है। टेंडर प्राइस है तो फ्यूचर प्राइस है। आज हम जो टेंडर दे रहे हैं कि हम सर 13,000 में आपको मटेरियल दे देंगे, मतलब फ्यूचर प्राइस है। 13,000 में हम फ्यूचर में आपको मटेरियल अवेलेबल करा देंगे। तो इतने सारे क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, ट्रू फॉल्स। अगला क्वेश्चन देखिए, या 20 नंबर का क्वेश्चन आ गया। क्या लिखा है? व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, व्हाट इज द स्कोप एंड इट्स लिमिटेशन। को लागत लेखांकन क्या है, इसके क्षेत्र बताइए तथा इसकी सीमाएं बताइए कि क्या लिमिटेशन है। तो चलिए हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं लागत लेखांकन का इस्तेमाल करते क्यों हैं। हम आपको लेक्चर के जरिए समझा देते हैं, पीडीएफ तो आपके पास रहेगा ही, बैठ के पढ़ते रहिएगा। पीडीएफ में बहुत सारा कंटेंट है, लेकिन हमारे पास जो है वो आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव है, आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, तो याद रखिएगा कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट। लागत लेखांकन अगर आप देख रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग अगर हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहला करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट। डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट, लागत का निर्धारण। सबसे पहला कॉस्ट अकाउंटिंग का मेजर पर्पस ही होता है डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट, लागत का निर्धारण करना, लागत ज्ञात करना। दूसरा जो इसका पर्पस होता है, यानी कैसे हम किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालेंगे। सोचिए हर उत्पाद का कॉस्ट अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। अब कोई कार बना रहा है तो कार बनाने का लागत अलग तरीके से निकलेगा, कोई रोड बना रहा है तो रोड बनाने का लागत अलग तरीके से निकलेगा, कोई सर्विस दे रहा है तो सर्विस देने का लागत अलग तरीके से निकलेगा। बोलता है जितना भी सामान बनता है या सेवाएं बनती है, गुड्स और सर्विसेज तैयार होते हैं, सबका लागत अलग अलग तरीके से निकलता है। और सबका लागत निकालने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, लागत लेखांकन का, कॉस्ट अकाउंटिंग का। यानी कॉस्ट अकाउंटिंग का उद्देश्य होता है हाउ टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बोलता है हाउ टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि आप वस्तु और सेवा का उत्पादन लागत कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना है। अब कॉस्ट अकाउंटिंग में अलग अलग मेथड्स, अलग अलग टेक्निक्स है कॉस्ट निकालने के। जैसे रोड बनाने का काम, पुल बनाने का काम, ब्रिज बनाने का काम,
ये जितने भी उसको अलग तरीके से निकालते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। उसके बाद बोलता है कि एक जैसा सामान बनाना है तो सिमिलर प्रोडक्ट, ये पेन है तो हर इसी तरह का पेन लगातार बनाते जाना है, तो यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं यूनिट कॉस्टिंग। अगर चीनी बनाना है तो वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। यानी सारे वस्तु का लागत निकालने का कोई एक विधि नहीं है, अलग अलग मेथड्स है। तो आपको देखना होगा कि जिस सामान की लागत हम निकालना चाहते हैं उस सामान का नेचर क्या है, जैसा नेचर होगा उस आधार पर उसका हम लागत ज्ञात करेंगे। कोई दिक्कत है? अब जो था ये दूसरा लागत लेखांकन का सबसे पहला चीज़ है कि लागत ज्ञात करना। दूसरा बोलता है इसका उद्देश्य हम लिख रहे हैं, पहला उद्देश्य है कि लागत ज्ञात करो, दूसरा बोलता है रिडक्शन इन कॉस्ट, रिडक्शन इन कॉस्ट, लागत में कमी करना। लागत लेखांकन का दूसरा उद्देश्य है कि कैसे हम अपने उत्पादन लागत को कम करें, तो रिडक्शन इन कॉस्ट, उत्पादन लागत को कम करना इसका दूसरा उद्देश्य है। यानी एक बिजनेसमैन अब चाहता है लागत लेखांकन के जरिए कि हम अपने लागत को कम करें, और कम करने के लिए अलग अलग मेथड्स, अलग अलग टेक्निक एक बिजनेसमैन अप्लाई करता है कि कैसे हम अपने उत्पादन लागत को कम करें। अब आपसे पूछा जाएगा कि अगर आप अपने उत्पादन लागत को कम करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो ये और ध्यान दीजिएगा उसमें एक वर्ड जुड़ा रहता है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्रॉम क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ना आप गुणवत्ता और ना ही मात्रा, मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, और रेट को कम करना है। तो एक ही तरीका है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट में जाके सोचिए, समझिए कि कैसे हम अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं, कैसे अपने लागत को कम कर सकते हैं। जितना कम से कम लागत को हम लोग करेंगे उतना ही अपने को फ़ायदा होने वाला है। अब उसके बाद तीसरा क्या लगता है, सिर्फ आपको कॉस्ट डिटरमाइन करना और कॉस्ट रिडक्शन करना वही शामिल है? नहीं, को बोलता है कॉस्ट कंट्रोल करो, कॉस्ट कंट्रोलिंग, कि भैया लागत अगर ज़्यादा आ रहा है तो क्यों आ रहा है, उसको नियंत्रित करो। क्या करना है? कॉस्ट कंट्रोल करना, याद रखिएगा। लागत नियंत्रण करना भी इसका उद्देश्य है। लागत नियंत्रण करना भी इसका उद्देश्य है कि हम कैसे लागत को नियंत्रित करते हैं, कैसे कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे। जितना मेरा कॉस्ट कंट्रोल होगा उतना ही मेरा मार्जिन बढ़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे उद्देश्य हैं कॉस्ट अकाउंटिंग करने के। तो हम लोग यहाँ लिखने वाले हैं लागत लेखांकन क्या है, तो बोलता है लागत लेखांकन लागत ज्ञात करने की एक तकनीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ अ टेक्निक टू डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वस्तु और सेवाओं की लागत निकालने की जो तकनीक है उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कोई दिक्कत है? या आप बोल सकते हैं कि लागत ज्ञात करने की, देखिए लिखा है लागत ज्ञात करने की तकनीक एवं प्रक्रिया को लागत लेखांकन कहते हैं। वही बात लिखा है कि द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असरटेनिंग द कॉस्ट इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। किसी वस्तु का लागत आप कैसे निकालेंगे, जो तकनीक आप इस्तेमाल करेंगे, जो टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, उसी टेक्निक को हम लोग लागत लेखांकन बोलते हैं। एक और परिभाषा आपके पास दी है वह और लिख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में याद रखिएगा, किसी वस्तु या सेवा की लागत ज्ञात करने की तकनीक जो होती है, टेक्निक जो होता है, सिस्टम जो होता है, वो कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाता है। सेकेंड लिखा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप कहाँ कहाँ है, मतलब हम कॉस्ट अकाउंटिंग को कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ठीक है कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ लिए तो इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो पहला बोलता है कि जब आपको लागत का क्लासिफिकेशन करना हो ना, वर्गीकरण, कि मटेरियल कितना लग रहा है, लेबर कितना लग रहा है, वेजेज कितना लग रहा है, तो आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। तो जब भी आप लागत का वर्गीकरण करना चाहते हैं तो आपको लागत लेखांकन पढ़ना ही चाहिए, तभी आप लागत का वर्गीकरण कर पाओगे। अगर आप लागत को रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं तो भी आपको लागत लेखांकन करना पड़ेगा। तो लिखिएगा कैसे। अगर लागत को कॉस्ट एलोकेशन करना चाह रहे हैं कि भाई किस पर कितना चार्ज हो रहा है, जैसे बताइए पेन बन के अगर A to Z निकल गया, हम ये जानना चाहते हैं कि वाइट वाले कैप पर कितना पड़ रहा है, ब्लैक वाले पर कितना पड़ रहा है, अंदर के कंटेंट पर, एक एक चीज़ के बारे में हम जानना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हमको लागत लेखांकन करना। आगे क्या होता है, लागत निर्धारण के लिए किसी वस्तु का लागत कैसे तय होगा। अच्छा, हम लोग को लगता है कि कोई सामान को बनने दीजिए ना, बनेगा जो खर्चा पड़ेगा उसको लागत कर देंगे, ये तो ठीक है। तो भाई बिल्डिंग बनाने वाला जो अपार्टमेंट बनाता है बिल्डर, वो अपार्टमेंट बनाने से पहले रेट बताता है या बाद में बताता है? पहले बताता है। वो समझे कि नींव भी नहीं पड़ा है, ज़मीन खाली ये है बस, और कुछ भी नहीं हुआ है, कोई खर्चा नहीं किया है। उसको पूछ लो कि कितना रुपये में आप फ्लैट दे दोगे, तो दे देगा, बोलेगा हम इतने रुपये में दे देंगे। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि इतने रुपये में हमको मार्जिन हो जाएगा। तो यही बात यहाँ पे समझना है कि लागत निर्धारण के लिए भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके आगे क्या है, और कहाँ ज़रूरत पड़ेगा, और क्या क्षेत्र है, लागत नियंत्रण भी क्षेत्र है। अगर आप कॉस्ट कंट्रोल करना चाहते हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग का जरूरत पड़ेगा। कॉस्ट कंपैरिजन, लागत का तुलना करना चाहते हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग का जरूरत पड़ेगा। कॉस्ट रिपोर्टिंग, लागत का प्रतिवेदन करना चाहते हैं, रिपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ेगा। लागत में कमी करना चाहते हैं, कॉस्ट रिडक्शन, तो इसका ज़रूरत पड़ेगा।
उसके बाद बोलता है कॉस्ट एनालिसिस में इसका ज़रूरत पड़ेगा और लागत अंकेक्षण कॉस्ट ऑडिट में ज़रूरत पड़ेगा। ये सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे आप कॉस्ट अकाउंटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लिखा है लागत लेखांकन की क्या सीमाएं हैं, लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। तो पहला लिमिटेशन क्या है कि व्यापारिक यानी ट्रेडिंग उपक्रमों में लागू नहीं होता है। अच्छा, कॉस्ट अकाउंटिंग कहाँ लगेगा, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग का काम होगा, जहाँ सामान बनाया जाएगा। अब जो खाली बेचने काम करता है होटल है, वो कहाँ से लगेगा कॉस्ट अकाउंटिंग, ध्यान दीजिएगा। ट्रांसपोर्ट, हाँ देखिए ये सब में लगता है, ये सब में लगता है, लेकिन बहुत सारा ऐसा काम है जहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग का कोई इस्तेमाल ही नहीं। जो बेचता है, जैसे रिटेलर क्या करता है, होलसेलर से खरीदता है बेचता है, तो रिटेलर के यहाँ तो लगेगा नहीं, होलसेलर के यहाँ भी नहीं लगेगा, होलसेलर भी मैन्युफैक्चरर से खरीदता है बेचता है। तो ये लागत सिस्टम वहीं लगेगा जहाँ केवल गुड्स या सर्विसेज तैयार किए जाते हैं। तो पहली सीमा है कि लागत लेखांकन का इस्तेमाल हर जगह नहीं होता है, लागत लेखांकन का इस्तेमाल हर जगह नहीं होता है। दूसरा समस्या क्या है, ये अनुमान पर आधारित होता है। बताइए जी, हम आपको अभी बताए कि बिल्डर जो बता रहा है एक ईंट भी नहीं डाला है ज़मीन में, एक ईंटा भी नहीं डाला है, कोई मटेरियल नहीं गिराया है, और बता दे रहे हैं कि हम आपको 2350 रुपये स्क्वायर फीट में बिल्डिंग बना के दे देंगे। अरे ऐसा बिल्डिंग देगा, टाइल्स रहेगा, ये सब कुछ दिखा दिया। तो किस पर आधारित है, अनुमान पर। उसको मालूम है कि अगर मार्केट में सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हम इतने में बना लेंगे, लेकिन अगर मार्केट में सीमेंट का रेट महंगा हो गया, तो लेबर महंगा हो गया, तो अपार्टमेंट बनने में 3 से 4 साल लगता है। तो मान लो हम अभी अनुमान लगाए कि सीमेंट हमारा 380 रुपये है, और हो सकता है अगले महीने सीमेंट का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो उसका अनुमान गलत होगा या सही होगा। और गलत अनुमान में क्या होगा, लागत उसका बढ़ जाएगा, और जैसे लागत बढ़ेगा उसका प्रॉफिट घट जाएगा। यही बात ध्यान देना, ये पूरा का पूरा अनुमान पर आधारित होता है, जो कि डेंजरस है। क्या हो सकता है कोई ठिकाना नहीं। आगे बोलता है शुद्ध वित्तीय मदों की उपेक्षा, यानी जो प्योर फाइनेंशियल आइटम्स हैं, जैसे टैक्स, आप लोग पढ़ेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, ये सब फाइनेंशियल आइटम है, उसको इग्नोर कर देते हैं इसमें। बोलता है बहुत सारे ऐसे आइटम्स को, बहुत सारे ऐसे खर्चों को यहाँ पे नहीं लिया जाता है जो फाइनेंशियल खर्चे होते हैं, जो फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं। प्रॉब्लम ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग की समस्या है। बोलता है कि सीमांत लागत में केवल परिवर्तनशील लागत पर ही विचार किया जाता है, फिक्स एक्सपेंसेस को छोड़ दिया जाता है। मार्जिनल कॉस्टिंग जब हम निकालते हैं तो वहाँ केवल वेरिएबल आइटम को लिया जाता है, फिक्स आइटम को छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है। उसके बाद लिखा है विभिन्न विधियों और आधारों और तकनीकों की समस्या। ये भी टेक्निक प्रॉब्लम हो सकता है कि अलग अलग मेथड से इस्तेमाल होते हैं, अलग अलग बेस लिए जाते हैं और अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल होता है, ये भी एक समस्या है। तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख लिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है कि कोशीट क्या है, और कोशीट का फॉर्मेट एक इमेजिनरी फिगर के साथ दीजिए, यानी एक अनुमान के साथ कोशीट का फिगर आप दे दीजिए। तो लागत पत्र क्या है, तो बताइए कोशीट क्या है। कोस्ट लागत पत्र जो है लागत ज्ञात करने का एक विवरण है, लागत पत्र लागत ज्ञात करने का एक विवरण है। यहाँ पे देखिए इसके बारे में आपको यहाँ तक डिटेल नहीं है, लेकिन फॉर्मेट दिया हुआ है। लागत पत्र यानी कोशीट, लागत किसी वस्तु की लागत ज्ञात करने का एक विवरण है। कहाँ पे बनतेगा ये, जब मेरी वस्तु यानी जिस वस्तु का आप उत्पादन कर रहे हैं, मात्रा गुण सब में एक जैसी होगी, यानी एक समान मात्रा एक समान गुण वाले अगर वस्तुओं का उत्पादन इस जगह पे हो रहा है, तो ये लागत पत्र से उसका आप लागत निकाल सकते हैं, और लागत पत्र के सहारे ही उसका प्रति इकाई लागत निकाल सकते हैं। यानी जहाँ पे किसी एक प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन होता है, वहाँ पे आप लागत पत्र निकालने के लिए लागत पत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोशीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए कोशीट में क्या जाएगा, या पूरा फॉर्मेट बुक वाला ही उतार दिए, कौन उतना लिखेगा। तो कोशीट में आप सब लोग जानते हैं सबसे पहले क्या जाता है, मटेरियल जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है मटेरियल कैसे निकालेंगे, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट रॉ मटेरियल प्लस परचेज प्लस इंसिडेंटल चार्जेस, जिसमें ये सब कस्टम्स वगैरह आएंगे, माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस डिफेक्टिव मटेरियल माइनस रिसीव्ड यूज़, ये सब को माइनस कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा, ये निकलेगा मटेरियल कंज्यूम्ड। ये जो निकलेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मटेरियल कंज्यूम्ड, MC मटेरियल कंज्यूम्ड। मटेरियल कंज्यूम में क्या जोड़ देंगे, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट, कॉस्ट ऑफ वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस सब जोड़ देंगे। तो यहाँ हमारा जो आइटम्स आएगा, यानी इसमें मटेरियल कंज्यूम में ये सब जोड़ देंगे तो मेरा आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। क्या आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में क्या जोड़ते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ते हैं, या इसी का नाम है वर्क ओवरहेड। ये सारे नाम फैक्ट्री ओवरहेड में जोड़ देंगे सारा का सारा। तो प्राइम कॉस्ट में सारा फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ जोड़ देंगे, तो यहाँ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। क्या आ जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट। अब चलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट में क्या जोड़ेंगे,
फैक्ट्री कॉस्ट लाने से पहले वर्क इन प्रोग्रेस का ध्यान दीजिएगा। फैक्ट्री कॉस्ट आने से पहले ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस का जोड़ेंगे और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका फैक्ट्री कॉस्ट। या एक और चीज़ यहाँ पे माइनस कर सकते हैं आप, सेल ऑफ रिसीडुअल वैल्यू। देखिए यहाँ लिख दिया, अगर फैक्ट्री में, ध्यान दीजिएगा यहाँ तक लाने के बाद अगर फैक्ट्री में कोई एक्स्ट्रा काम हुआ है या कोई ऐसा गलती हो गया जिसको सुधारने में एक्स्ट्रा मेरा पैसा खर्च हो गया तो वो जोड़ देंगे। देखिए लिखा है एडिशनल ओवरबर्डन ऑन रेक्टिफिकेशन, कोई गलती हो गई होगी उसको सुधारने में हमको अतिरिक्त खर्च पड़ा, वो भी यहाँ जोड़ देंगे। और अगर कोई कचरा वचड़ा बेचे हैं, रद्दी बेचे हैं, डिफेक्टिव बेचे तो माइनस कर देंगे, तब निकल जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड। और फैक्ट्री को ही वर्क ओवरहेड बोलते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड को ही क्या बोलते हैं? वर्क ओवरहेड। दोनों एक ही चीज़ है। अब उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड में हम लोग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जोड़ेंगे। तो क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आएगा, सब नाम दिया हुआ है, ये सारे खर्चे को जोड़ देंगे इसमें। तो बताइए फैक्ट्री ओवरहेड में अगर एडमिनिस्ट्रेशन को जोड़ देते हैं तो क्या निकल जाता है? ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फैक्ट्री ओवरहेड में अगर एडमिनिस्ट्रेशन को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा ऑफिस कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब आगे देखिए, अब जो ऑफिस कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को लेस करेंगे तो निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को ऐड करेंगे तो निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिसका दूसरा नाम टोटल कॉस्ट भी है। कॉस्ट ऑफ सेल्स को ही क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं टोटल कॉस्ट। क्या बोलते हैं? टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट यहाँ अगर ये जोड़ देते हैं तो निकल जाएगा सेलिंग प्राइस। टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? सेलिंग प्राइस। ये क्वेश्चन दूसरा नंबर है जो आपसे पूछा जा सकता है। सारा का आराम से PDF रहेगा एप्लीकेशन में, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है, प्रक्रिया लागत लेखांकन क्या है और प्रक्रिया प्रणाली की विशेषताएं क्या है। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है और इसका विशेषता क्या है। तो पहले बताइए प्रक्रिया लागत क्या होता है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग एक ऐसा कॉस्टिंग का टेक्निक है, इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब कोई काम एक से ज़्यादा प्रोसेस से होकर गुजरता है। फिर से ध्यान देगा, प्रोसेस कॉस्टिंग कॉस्ट निकालने का एक ऐसा टेक्निक है, ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए हम किसी वस्तु की लागत निकालने के लिए एक से ज़्यादा प्रोसेस से होकर गुजरते हैं। प्रोसेस ए का जो मटेरियल फिनिश गुड्स होता है वो प्रोसेस बी के लिए कच्चा माल होता है, प्रोसेस बी का जो फिनिश गुड्स होता है वो प्रोसेस सी के लिए कच्चा माल होता है। अब जो प्रोसेस सी का फिनिश गुड्स होता है उसको हम गोदाम में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो प्रोसेस कॉस्टिंग ऐसा कॉस्टिंग टेक्निक है जिसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब मेरा माल एक से ज़्यादा प्रोसेस होकर गुजरता है, एक से ज़्यादा प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। इसमें जैसे चीनी बनाने का काम, कपड़ा बनाने का काम, सब प्रोसेस कॉस्टिंग लगेगा। यानी चीनी बनाने के समय आपको जो कॉस्टिंग टेक्निक अप्लाई करना है वो कौन सा कॉस्टिंग टेक्निक अप्लाई करना है? प्रोसेस कॉस्टिंग टेक्निक। यहाँ प्रक्रिया लागत होता है, एक काम एक बार में कंप्लीट नहीं होता, एक से ज़्यादा प्रक्रिया। जैसे कपड़ा बनना एक से ज़्यादा प्रोसेस लगता है, तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो एक बार में नहीं बनता, एक से ज़्यादा प्रोसेस से होकर गुजरता है, तब हम लोग उसमें उसका लागत निकाल पाते हैं। तो बोलता है प्रोसेस कॉस्टिंग एक ऐसा कॉस्टिंग टेक्निक है जहाँ पे किसी वस्तु का लागत निकालने के लिए, उत्पादन लागत निकालने के लिए एक काम को एक से ज़्यादा प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है और हर प्रोसेस का जो फिनिश गुड्स होता है वो अगले प्रोसेस के लिए कच्चा माल कहलाएगा। यानी ए प्रोसेस का फिनिश गुड्स बी के लिए कच्चा माल, बी का जो फिनिश गुड्स है वो सी के लिए कच्चा माल होगा। अब यहाँ लिखा है कि प्रोसेस में आप आउटपुट पर यूनिट कैसे निकालेंगे। तो बोलता है कि कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। टोटल जितना लागत लगा, मान लीजिए प्रोसेस ए का निकालना है तो प्रोसेस ए का टोटल कॉस्ट बटा प्रोसेस ए में आउटपुट यूनिट। मान लो टोटल कॉस्ट हमारा 10 लाख रुपए लगा, तो 10 लाख प्लस उसमें जितना प्रोडक्शन करके आया है यूनिट, उससे डिवाइड कर देंगे तो एक पीस का निकल जाएगा। तो जितना क्वांटिटी दिया रहेगा, यानी अमाउंट में क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा कि इसका कितना बनता है। कोई दिक्कत है? अब बोलता है प्रोसेस को, देखो प्रोसेस में क्या क्या बनता है। सो जितने केमिकल पदार्थ बनते हैं, साबुन, वनस्पति घी, तेल, वर्निश, ये सब प्रोसेस वाला है, एक बार में बनेगा ही नहीं। ऐसा कोई मशीन है कि तेल निकालना होता है, ऐसा कोई मशीन है कि कुछ डालो और तेल बन के रेडी। उसको एक से ज़्यादा प्रोसेस लगता है, पहले उसको छांटा जाता है। घी एक बार में नहीं बनता है कि इधर से डालो और घी निकल गया, ऐसा कुछ नहीं, कोई मशीन ऐसा नहीं है। ऐसा बहुत सारा चीज़ है जो नहीं बनता एक साथ, उसको अलग अलग प्रोसेस से एक बार ही गुजरना होगा। इस जगह पे हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? आगे के क्लास में हम लोग देख रहे हैं, आगे हम लोग को पढ़ना है फीचर्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। एक प्रक्रिया लागत की क्या विशेषताएँ हैं, कैसे पहचानेंगे कि प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है और कैसे जानेंगे कि क्या क्या विशेषताएं होती है प्रोसेस कॉस्टिंग में।
अब देखिए हम लोग फीचर्स देख रहे हैं कि क्या प्रोसेस कॉस्टिंग का एक करके देखिए। सबसे पहले लिखा है फर्स्ट फीचर्स में कि कई प्रक्रियाएं, मतलब यहाँ एक रॉ मटेरियल को, कच्चा माल को फिनिश गुड्स तक जाने में कई प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। प्रोसेस ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट किस टाइप का है। जिस तरह का प्रोडक्ट है वैसा प्रोसेस रहेगा इसमें। सेकेंड बोलता है कि इसमें होमोजेनियस प्रोडक्ट होंगे। होमोजेनियस का मतलब होता है सजाती एक जैसा। जैसे अगर कपड़ा बन रहा है तो सारा कपड़ा बनने वाला काम होगा, अगर सीमेंट बन रहा है तो सीमेंट बनने वाला काम होगा। तीसरा है यानी प्रोसेस ए में जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका लिंक होना चाहिए प्रोडक्ट बी से। अब बी जो बन रहा है उसका लिंक होना चाहिए सी से, यानी सारे प्रोडक्ट एक दूसरे से मिले जुले रहते हैं, एक दूसरे से लिंकअप रहते हैं। मानक उत्पाद, इसमें जो भी उत्पादन होगा वो स्टैंडर्ड होगा, एक मानक उत्पादन तय होगा, क्योंकि जो भी काम हो रहा है तरीके से काम हो रहा है, हर स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है। अच्छा, एक स्टेप में अगर कोई गलती हो जाएगी तो उसको हम लोग दूसरे स्टेप में पकड़ सकते हैं, दूसरे में गलती हो जाएगी तीसरे में पकड़ सकते हैं, तीसरे में गलती होगी चौथे में पकड़ सकते हैं। तो जो भी काम होगा स्टैंडर्ड काम होगा। आगे लिखता है उत्पादन कार्य संपन्न करने के लिए प्रक्रियाओं का क्रम निर्दिष्ट होता है, यानी पहले से डिसाइडेड रहता है कि प्रोसेस क्या होगा, पहला प्रोसेस में क्या होगा, दूसरे में क्या होगा, तीसरे में क्या होगा, चौथे में क्या होगा, पहले से तय रहता है। आगे बोलता है निर्मित माल या कच्ची सामग्री। एक प्रक्रिया का निर्मित माल दूसरी प्रक्रिया के लिए कच्चा सामग्री माना जाता है। अभी तो बताए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ऐसे होता है। अब जैसे मान लीजिए हम सीमेंट बनाने का एग्जांपल देते हैं, तो राजस्थान में वो पत्थर निकाला जाता है जिससे सीमेंट बनता है, मान लेते हैं। और उड़ीसा में, राजस्थान की फैक्ट्री है, फिर उड़ीसा में आपके पास मिल है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले राजस्थान से पत्थर निकाला गया, पहला प्रोसेस, कुछ खर्चा वहाँ पड़ा। फिर वहाँ से ट्रक में भर के लाएंगे उड़ीसा। उड़ीसा में उस पत्थर को छोटे छोटे पार्ट में बांटा जाता है, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा जाता है, क्योंकि उतना बड़ा पत्थर से एक बार पिसाई नहीं ना होगा, मशीन टूट जाएगा। तो मशीन को पीसने के लिए छोटे छोटे टुकड़े में चाहिए, तो क्या करता है, उसको छोटे छोटे टुकड़े में बांटता है। तो एक जगह पे ये काम हो गया। तो बताइए कुछ खर्चा लगा पत्थर निकालने और लाने में, राजस्थान में निकाले और वहाँ से लाने में खर्च पड़ा। कुछ खर्च पड़ा है यहाँ पे उसको तोड़ने में छोटे छोटे पार्ट में, और कुछ खर्च पड़ेगा जब आप उसकी पिसाई करेंगे, यानी सीमेंट रेडी करेंगे। तो बताइए 3 जगह पे खर्च हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ का फिनिश गुड्स था इसका काम क्या था, इसका काम था पत्थर निकाल देना, भैया हम निकाल के रेडी कर दिए। इसका जो फिनिश गुड्स था इसके लिए रॉ मटेरियल था, क्योंकि पिसाई वाले को यानी तोड़ने वाले को पहले तो पत्थर चाहिए, तो भैया इसका जो फिनिश गुड्स है इसका रॉ मटेरियल, इसका जो फिनिश गुड्स होगा इसका रॉ मटेरियल होगा। तो एक प्रोसेस का जो फिनिश गुड्स होगा दूसरे प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल होगा, और दूसरे प्रोसेस का जो फिनिश गुड्स होगा वो तीसरे प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल होगा, और इसी तरह से चलता जाएगा। एक का फिनिश गुड्स दूसरे के लिए रॉ मटेरियल, दूसरा का फिनिश गुड्स तीसरे के लिए रॉ मटेरियल। आगे लिखता है प्रक्रिया में क्षय, प्रोसेस वेस्टेज। अब ध्यान दीजिएगा, हर प्रोसेस में वेस्टेज होगा, बर्बादी तो होगी। क्या लगता है, वो जो पत्थर निकाल के और यहाँ ला रहा है कटिंग करने के लिए, कोई वेस्टेज नहीं होगा। अगर एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जाएंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा जब कुछ ना कुछ बर्बादी होगा, थोड़ा टूटेगा। अब मान लीजिए कि पत्थर टूट रहा है तो कुछ, मान लीजिए कुछ छोटा छोटा टुकड़े में बांट रहे हैं तो कुछ तो वेस्टेज जाएगा ना। अब बोले कि नहीं इतना बड़ा पत्थर तोड़ा है, तुम पत्थर जो तोड़ रहा था वो 3 टन का था, तो उसका टूटा हुआ भी तो 3 टन चाहिए, ऐसा होगा। पत्थर अगर तोड़ रहे हैं भाई तो थोड़ा थोड़ा उसका कण भागेगा नहीं था उधर। अब बोलोगे 3 टन का पत्थर तोड़ रहे थे तो 3 टन माल होना चाहिए ना, बोलता कहाँ से होगा। तोड़ने में अगर हल्का भी छोटे छोटे टुकड़े में बटा होगा, इधर उधर फेंकाया है, तो वो भी कहाँ से हम तोले, कुछ ना कुछ तो शॉर्टेज मारेगा। तो हर प्रोसेस में कुछ ना कुछ वेस्ट होता है, बर्बादी होती है, तो वेस्टेज भी आपको मिलेगा इसमें। इसमें एक और चीज़ है, जॉइंट प्रोडक्ट मिलता है, बाई प्रोडक्ट। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी चीज़ को बनाना नहीं चाहते, लेकिन प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर जब हम बनने लगता है तो अपने आप बन जाता है। हम नहीं चाहते, हम उसके लिए उत्पादन करते ही नहीं, लेकिन अपने आप बन जाता है। इसको बोलते हैं बाई प्रोडक्ट एंड जॉइंट प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल से समझिएगा, चीनी बनाना अगर हमको है, चीनी भी प्रोसेस कॉस्टिंग का एग्जांपल है। अब मान लीजिए हमको चीनी बनाना है, तो चीनी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले गन्ना को लाते हैं, गन्ना से रस निकालते हैं। तो जब गन्ना से रस निकलता है तो उसके बाद जो बचता है वो पेपर मिल को काम करेगा कि नहीं। पेपर मिल के लिए जो जहाँ कागज़ बनता है ना, कच्चा माल का काम कर जाएगा। अब बताइए, हमारे लिए उस प्रोडक्ट का कोई मतलब नहीं, हम बनाना चाह रहे थे, हम तो रस निकालना चाह रहे थे, हमको उससे कोई मतलब नहीं। तो बोलता है राशनिंग प्रोसेस से जो आपका वेस्ट बचा है वो किसी और के लिए कच्चा माल हो सकता है। तो इसीलिए हम जिस सामान को बना रहे हैं उसके अलावा कुछ अगर और अतिरिक्त बन जाता है तो वो होता है जॉइंट प्रोडक्ट, और कुछ कचरा अगर निकल जाता है तो उसको बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। और ये भी आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस भी मिलेगा। एबनॉर्मल लॉस तो दुनिया जानती है, प्रॉफिट कैसे हो जाएगा। एबनॉर्मल लॉस का मतलब है कि
हमारे प्रबंध की गलतियों के कारण मान लीजिए हम जितना रस निकाले थे उस हिसाब से 6 क्विंटल चीनी बनना चाहिए था। जितना रस हम निकाले, जितना गन्ना लगाए, उस हिसाब से कंपनी का टारगेट था कि जितना हम रस निकालें 6 क्विंटल चीनी बन जाएगा। अब बाई मिस्टेक कहीं ना कहीं कोई किया, या तो लीकेज हुआ या तो जानबूझ के तोड़ा, या कोई पी गया उतना रस कि मेरा चीनी का प्रोडक्शन कम हो गया। तो कम हो गया तो भाई एबनॉर्मल लॉस हो गया। असामान्य हानि हो गया तो हानि तो सबको पता है, प्रॉफिट क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, एबनॉर्मल गेन का मतलब ये होता है, अभी जो हम एग्जांपल बताएं, अगर हम ये टारगेट किए जितना रस मेरे पास है उस हिसाब से मेरे पास 6 क्विंटल चीनी बनना चाहिए था, लेकिन जानते हैं चीनी कितना बन गया? 6 क्विंटल 20 kg। अब मेरा अनुमान था 6 क्विंटल बनेगा, बन गया 6 क्विंटल 20 kg। तो 20 kg मेरा एबनॉर्मल गेन है कि नहीं? कहीं ना कहीं मेरा मैनेजमेंट इतना शार्पली काम किया है, कहीं वेस्टेज नहीं होने दिया, कम से कम वेस्ट होने दिया। तभी तो हम ये मान के चल रहे थे कि थोड़ा मोड़ा रस इधर उधर बर्बाद हो जाएगा, लेकिन वो तरीके से काम किया और कहीं भी बर्बाद नहीं होने दिया। तभी तो वो 6 क्विंटल 20 kg बना दिया। समझ गए? बताओ, एक मेस में रोटी बेलने के लिए दिया जाए तो बोला 6 kg आटा तुम अभी लगा रहे हो भाई, तो 6 kg आटा लगा रहे हो, इससे तुमको कम से कम 60 रोटी बना देना, मान लेते हैं। वैसे 6 kg में ज़्यादा ही रोटी बनेगा, तुम 60 रोटी इसमें बनाओगे या 200 रोटी बनाओगे, बोल दिया। अब हमारा जो मिस्त्री था, जो बेल रहा था या बना रहा था, वही 6 kg में उसको 200 का टारगेट था, अब बना दिया 210 रोटी। तो शाबाशी देना पड़ेगा ना, पीठ ठोकना पड़ेगा ना कि वाह, तो हम तो कागज़ जैसा पतला समझ रहे थे, तुम कागज़ से भी पतला बना दिया। कम मेस में तो गिनती करना है, तुम ठीक काम किया, 200 की जगह 225 रोटी बना दिया, तो 25 रोटी एक्स्ट्रा बनाए कि नहीं बनाए? तो ये एबनॉर्मल गेन हो गया। और अगर वो मोटा बना दिया और पता चला 180 में निपट दिया सारा आटा, तो एबनॉर्मल लॉस हो गया। बस यही चीज़ है, हमारा जो अनुमान है, अगर उतना बनाते हैं तो ठीक है, कम बनाते तो लॉस, और ज़्यादा बनाते तो गेन। तो आपको गेन भी यहाँ मिलेगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट। और एक और चीज़ यहाँ मिलेगा, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट मिलेगा। मतलब इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का मतलब है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जब माल जाता है ना, तो वहाँ पे प्रॉफिट होता है। कैसे? तो मान लीजिए प्रोसेस ए में कुछ कच्चा माल हम बेच दिए, प्रोसेस ए में कुछ जैसे होता है, कुछ लोग कच्चा माल शुरू में खरीद लेता है, तो हम लोग क्या किया, सारा माल, ध्यान दीजिएगा यहाँ, अगर प्रोसेस ए से बी में जा रहा है और बी से सी में जा रहा है, तो हम क्या करें जानते हैं कि इसका सारा माल जो तैयार हुआ है प्रोसेस ए का, सब बी में नहीं जाएगा, कुछ माल को यहीं बेच देंगे। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि सारा माल उठा के बी में डालते हैं, फिर बी वाला सारा किस में डालेंगे? सी में डालेंगे। बोलता है ऐसा नहीं करेंगे, कुछ माल हम यहाँ बेचेंगे। जैसे मान लेते हैं 80% आगे भेजेंगे, 80% आगे भेजेंगे और 20% यहीं बेच देना है। तो अगर आप 20% यहाँ बेचते हैं तो प्रॉफिट होगा ना बेचने से। तो ये प्रॉफिट इंटर प्रोसेस प्रॉफिट के नाम से जाना जाएगा, और इसका ट्रीटमेंट भी आपको यहाँ पे मिलेगा, और है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। बोलता है सममूल्य उत्पादन की अवधारणा भी इसमें आपको मिलेगी। तो बोलता है सममूल्य उत्पादन की अवधारणा को भी मान्यता प्रक्रिया लेखांकन में दी जाती है, अर्थात जो इकाइयाँ अर्धनिर्मित अवस्था में, यानी आधा बना आधा नहीं बना है, उन्हें पूर्ण इकाइयों की मात्रा के रूप में माना जाता है। फिर से सुनिएगा, इसका मतलब है कि ध्यान दीजिए, हम 31 मार्च को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो जिस दिन हम ए से बी में भेज रहे हैं ना, उस दिन मेरे पास, ध्यान दीजिएगा, उस दिन मेरे पास 4 लाख रुपए का, 4 लाख का पूरा फिनिश रेडी माल है, और 1 लाख रुपए का माल फंसा हुआ, अभी काम चल ही रहा है उसमें। अच्छा, कोई ऐसा फैक्ट्री देखें जो पूरा कदम ख़त्म कर लेता तब भेजता आगे? डिमांड अगर मार्केट में भैया तो रोज़ ना भेजना पड़ेगा। अब कुछ कच्चा बचा है, कुछ फिनिश हो रहा है, तो जो फिनिश हो रहा है जा रहा है, कुछ कच्चा है, तो बोलता है क्या कि फिनिश वाला तो आप आगे रेडी कर रहे हैं, लेकिन जो कच्चा है ना उसको भी फिनिश मान के चलेंगे। समतुल्य है भी लिखा हुआ कि उसको भी हम ये मान के चलेंगे कि फिनिश है, क्योंकि आधा काम हो चुका है ना, तो लगभग फिनिश है, तो इसको भी फिनिश काउंट करेंगे, इसको भी काउंट करेंगे। तो ये तो आगे ट्रांसफ़र होगा बी में और सी में, लेकिन ये अभी बी और सी में नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी हम इसको फिनिश गुड्स मान के चलेंगे। इसके भी लागत को हम लोग सही मानेंगे। और जो यहाँ लिखा है कि अगर आप एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में गुजर रहे हैं, तो जो इकाइयाँ अर्धनिर्मित यानी आधी बनी हुई है अवस्था में होती है, उन्हें भी पूर्ण इकाइयों के रूप में माना जाता है, और उसको भी हम लोग आगे ट्रांसफ़र उसका अमाउंट कर देते हैं। और अगले लेक्चर में इसका पार्ट 2 जब आएगा तो 5 से लेके 8 तक हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। उसमें पूरा मशीन आवर रेट क्या है, व्हाट इज़ मशीन आवर रेट सिस्टम, एक्सप्लेन इट्स बेनिफिट। तो मशीन आवर रेट क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं, वो अगले लेक्चर में हम लोग देखें। इसको लिखिए।